So students, today we are going to discuss types of reaction on the basis of heat evolved and absorbed और थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. ओके. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कैलोरीमेट्री के बारे में. ओके, जिसमें हमने ये जाना कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट इवॉल्व्ड एंड एब्जॉर्ब. जो आपके पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? These are those reactions which are accompanied by the evolution of heat, जिनमें heat evolve होती है. They are called as the exothermic reactions. For example, carbon plus oxygen is going to give carbon dioxide. Okay, इसके केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव, मतलब हीट निकलेगी. ओके. और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? These are those reactions which are accompanied by the absorption of heat, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होनी हो, जिनमें हीट चाहिए. Okay, delta H will be positive for these type of reactions. Okay, for example, nitrogen plus oxygen is going to give nitrous oxide. Delta H is positive for this reaction. Means जब ये आपने रिएक्शन करवानी है तो जब तक आप रिएक्शन को हीट नहीं दोगे तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी. ओके, तब तक नहीं होने वाली. ओके, तो ये चलो जूनियर क्लासेस वाला काम है. आगे हम थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ते हैं. और हाँ, एक और बात, जो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हमने बोला ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होता है? डेल्टा एच नेगेटिव आता है. डेल्टा एच नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कि जो रिएक्टेंट, ये जैसे एंथैल्पी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनाया हमने. एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होता है? रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी हाई होती है, ज्यादा वैल्यू की होती है, और प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी लो होती है. ओके, तो जब रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होती है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है. इट मींस जो आपके पास है हीट निकलेगी ना उस टाइम. एंथैल्पी का मतलब क्या है? रिएक्टेंट में हीट कंटेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट में हीट कंटेंट कम है, मतलब कुछ एक जो हीट का पार्ट है वो इवॉल्व हो जाएगा. इसलिए एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है? रिएक्टेंट्स की जो एंथैल्पी होती है दैट इज एट हायर लेवल एंड प्रोडक्ट्स की जो एंथैल्पी होती है दैट इज एट लोअर लेवल. ओके. और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में बिल्कुल ऑपोजिट, प्रोडक्ट की एंथैल्पी एट हायर लेवल, रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी एट लोअर लेवल. इसलिए जब आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने होते हैं, यू हैव टू गिव हीट सो दैट रिएक्टेंट्स की जो एंथैल्पी है वो प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, अदरवाइज वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी. ओके, तो ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस का. अब हम बढ़ रहे हैं आगे थर्मोकेमिस्ट्री. हमारा नेक्स्ट टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हीट चेंजेस accompanying chemical reactions is called thermochemistry. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट चेंज हो रहा होता है, वो वाली ब्रांच केमिस्ट्री की, वो ब्रांच जो ऐसे रिएक्शंस को स्टडी करती है, दैट इज कॉल्ड एज दी थर्मोकेमिस्ट्री. ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. आगे आगे आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. अब थर्मोकेमिस्ट्री में क्या होता है? थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखते हैं हम. जैसे एक तो होती है सिंपल केमिकल इक्वेशन, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव वाटर. ओके, ये हो गई सिंपल केमिकल इक्वेशन, और उसको हमने बाद में बैलेंस भी करना होता है. ओके, क्लियर. बट जब आप साथ में हीट चेंजेस इन्वॉल्व भी लिखते हो, दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन. व्हेन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन not only indicating the quantities of different reactants and products but also indicates the amount of heat evolved or absorbed is called as the thermochemical equation. और इतना तो आपको पता लग ही गया होगा, अगर रिएक्शन के दौरान हीट निकल रही हो तो उसको नेगेटिव लिखते हैं, अगर देनी पड़े तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं. ये हमने पिछले पेज पे भी किया ये वाले पे. ओके, डेल्टा एच नेगेटिव होता है और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है. एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव. ओके, अब कुछ एक कन्वेंशंस हैं अबाउट थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जो आपको याद रखने हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच इज नेगेटिव, वेयर एज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव. ये हमने पहले पढ़ लिया अभी. अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, डेल्टा एच वैल्यूज फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. जब भी कोई रिएक्शन होती है और उसके लिए ये वैल्यू लिखी हो, हम ये मानते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करे और जो प्रोडक्ट बना,
दे आर इन दी स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, चलो इसका मतलब अभी हम बाद में देखेंगे, अभी आने वाले लेक्चर में आएगा। ओके, अभी अपकमिंग इसी लेक्चर में आएगा, अपकमिंग। वेट। थर्ड, the coefficients of different substances represented the number of moles reacted and formed for heat changes represented in the equation. Okay, for example यहाँ पे जब हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, इसका मतलब है जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और उसकी वजह से 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा, उस टाइम इतनी हीट इवॉल्व होगी। ओके, बट अगर यहाँ पे हमने मान लो इसको इंटीजर बनाने के चक्कर में 2 से मल्टीप्लाई कर दी होती, उस टाइम क्या होता, उस टाइम होना है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और उसकी वजह से जब 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा, तो उस टाइम कितना हीट चेंज आना चाहिए? ऑब्वियस है, इससे डबल, क्योंकि अब हम डबल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हमने हर कुछ डबल कर दिया। ओके, ये अगला पॉइंट आने वाला है। ओके, क्लियर। बट वैसे इसमें क्या बताया हुआ है कि अगर आप किसी रिएक्शन के लिए ये एनर्जी की वैल्यू लिखते हो, तो इट मींस आप ये बता रहे हो कि इस रिएक्शन में इसका 1 मोल इसके आधे मोल से रिएक्ट करने पर जब वाटर का 1 मोल बनाता है, उस टाइम कितना एनर्जी चेंज होता है। अगर आप कॉफिशिएंट चेंज करोगे तो ये एनर्जी चेंज की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। जैसे अगर आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मींस जो एनर्जी चेंज है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई होना है। जैसे ये वाला फिफ्थ पॉइंट यही कहता है, if the coefficients of a substance are multiplied or divided by some number, the value of delta H is multiplied or divided by the same number. जो आप रिएक्शन में चेंज ला रहे हो वही आपको डेल्टा एच में चेंज लाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये वाला पॉइंट जो हमने फोर्थ पॉइंट अभी छोड़ दिया है, उसको भी देख लेते हैं। द फिजिकल स्टेट, solid, liquid, gas, etc. of the different substances must be mentioned as the heat evolved or absorbed depend upon the physical state also. ये तो हमें पता ही है। देखो यहाँ पे, हालांकि यहाँ भी मैंने मेंशन नहीं कर रखी, यहाँ मेंशन करनी चाहिए थी, गैसेस 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 गैसेस, ठीक। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है H2 गैस से जब हाफ O2 गैस में के साथ रिएक्ट करता है तो H2O लिक्विड बनाता है, उस टाइम इतना एनर्जी चेंज आता है। बट अगर यहाँ पे H2O गैस लिखा होता तो उस टाइम क्या होता है आपको पता है, जो स्टेट है, अगर मान लो किसी लिक्विड को आपने गैसेस स्टेट में भेजना है, गैस में भेजना है, तब भी तो एनर्जी लगती है। इट मींस यहाँ पे स्टेट कौन सी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। हो सकता है लिक्विड से जब हम ये लिख रहे हैं H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज गोइंग टू गिव H2O गैस, तो इसके केस में क्या होगा, H2O लिक्विड के लिए तो ये है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिक्विड से उसके बाद उसको गैस भी बनाना है H2O को। ओके, तो इसलिए क्या होगा, आपको इस चेंज वाली एनर्जी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा उस टाइम। ये वाली अगर रिएक्शन लिखोगे उस टाइम आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें आप वाटर गैसेस स्टेट में ले रहे हो। इसलिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की स्टेट को मेंशन करना भी बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि जो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट पे भी, क्योंकि स्टेट चेंज करने में भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है या निकलती है, तो उस स्टेट चेंज करने वाली एनर्जी को भी बीच में काउंट करना होता है फिर। ओके, उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स, अगर आप रिएक्शन को उल्टा के लिखो, ओके, द साइन ऑफ डेल्टा एच चेंजेस बट द मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम। तो क्या होता है, डेल्टा एच का साइन जो है वो चेंज हो जाता है बट उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। जैसे हमने लिखा था कि अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ एंड दे विल गिव 2 मोल ऑफ वाटर लिक्विड, देन द एनर्जी चेंज विल बी दिस। और नेगेटिव होने का मतलब क्या था कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, बट अगर इसको उल्टा के लिखोगे, जैसे ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम इससे उल्टे वाली रिएक्शन की बात करें जिसमें इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो इससे टोटली ऑपोजिट है ना। ऐसे लग रहा है कि इसी रिएक्शन को उल्टा के लिख दिया हुआ। इट मींस इस रिएक्शन के लिए अगर आपको कोई बोलते डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, तो कोई खास आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी पता है ना। इट मींस इससे उल्टा रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू बस आपने साइन चेंज कर देना है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसका मतलब ये भी आप निकाल सकते हो कि अगर वाटर फॉर्मेशन करनी हो तो इतनी एनर्जी निकलती है, बट अगर वही वाटर डिकम्पोज करवा के दोबारा से उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना है, उतना ही जितना
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाते टाइम यूज हुआ था, तब आपको उतनी ही एनर्जी उसको वापस देनी पड़ेगी, तब जाके वो डिकम्पोज होगा टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे अबाउट थर्मोकेमिकल इक्वेशंस which you have to keep in your mind, okay, during writing or changing a chemical equation. Okay, next आपके पास आता है हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये तो वैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान क्या हीट चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, और जो हीट चेंज आते हैं वो हीट कंटेंट में चेंज आते हैं, इसलिए उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed in a chemical reaction when the number of moles of the reactants as represented by the chemical equation have completely reacted is called as the heat of reaction or enthalpy of reaction। जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला रिएक्शन लिखा था, इसका मतलब क्या है, when 1 mole of hydrogen react with half mole of oxygen to give 1 mole of water, then at that time for this reaction the heat of reaction will be minus 285.8 kilojoule per mole। okay, clear? So this is called as the heat of reaction। उसके बाद या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, यहाँ पे वैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है स्टैंडर्ड, मतलब आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है। The enthalpy change accompanying the reaction when all the reactants and product are taken in their standard state। अगर आप कोई ऐसा रिएक्शन करवा रहे हो जिसमें आपने रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट, जितने भी रिएक्टेंट हैं जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे आपने स्टैंडर्ड स्टेट में रखे हैं। ओके, उस टाइम कितना एनर्जी चेंज आएगा, जो भी एनर्जी चेंज आएगा, जो भी डेल्टा एच की वैल्यू आएगी, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उसको क्या बोलते हैं, उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोलते हैं, उसके आगे एक और नाम आप ऐड कर देते हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिससे आप ये डेजिग्नेट करते हो कि हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात तब कर रहे हैं जब आपने सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में लिए हुए हैं। ओके, अब स्टैंडर्ड स्टेट किसको बोलते हैं, जैसे मैंने पीछे भी बोला था, स्टैंडर्ड स्टेट को आपको मैं अभी बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। प्योरेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म एट 1 bar pressure and temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। इसी सब्सटेंस की सबसे प्योरेस्ट और मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सी है, इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, जैसे मान लो कार्बन, आपको पता है कार्बन डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके, उसके बाद फुलरीन्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यू नो दैट। ओके, ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। बट मैं कहता हूँ कि 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है और सबसे स्टेबल फॉर्म भी यही है, इन दोनों से सबसे स्टेबल फॉर्म यही है। तो इट मीन्स अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट वाला ले रहा हूँ तो इट मीन्स मैं स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहा हूँ। रिएक्शन के दौरान अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट वाला ले रहा हूँ, इट मीन्स आई एम टेकिंग स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। ओके, क्लियर? बट इसके केस में जरूरी नहीं कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही हो, ये भी ध्यान में रखना है। वैसे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखना है, मतलब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो होते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होते हैं। ओके, बट कुछ एक सब्सटेंस 25 डिग्री से आगे पीछे भी ले जाने पड़ते हैं उनको सबसे उनकी मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में लाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ, बट नॉट ऑलवेज 25 डिग्री सेल्सियस एज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आयरन। जैसे आयरन के लिए ये स्टैंडर्ड स्टेट कितने टेम्परेचर पे आती है, 500 केल्विन पे आती है, प्रेशर 1 बार ही होता है उस टाइम भी, बट जो स्टैंडर्ड स्टेट है आयरन के लिए 500 केल्विन पे जब उसकी स्टेट होती है उसको स्टैंडर्ड स्टेट माना जाता है। ओके, क्लियर? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, और जो ये हीट ऑफ रिएक्शन है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनने हैं उस टाइम जो हीट चेंज आ रहा है, ये हीट चेंज कितना आएगा, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, कि आप ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे करवा रहे हो, आपने रिएक्टेंट कितना लिया है, आपने प्रोडक्ट कितना लिया है। जैसे वो तो हम जान ही गए हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट डबल कर दी तो जो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो गई। तो कई सारे फैक्टर हैं जिन पे हीट ऑफ रिएक्शन
कह लो, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह लो। अब इसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, उसको एक और नेम दे सकते हो, दैट इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये भी इसी का नेम है। क्लियर? तो ये आपके पास आ गया। कई सारे फैक्टर हैं जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, या कह लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड के केस में तो हमने स्टैंडर्डाइज ही कर देना है, उसके केस में तो हम चेंज लेके आएंगे नहीं, तो इसके ऊपर बहुत कम इफेक्ट है। बट हाँ, हीट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस का। जैसे फैक्टर्स ऑन विच हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकता है। ओके, कुछ एक फैक्टर हमने पहले इनडायरेक्टली पढ़ लिए थे, कुछ एक हम पढ़ने वाले हैं। द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स एज एक्सप्लेन्ड बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, ये तो हमने पढ़ा ही है। क्वांटिटीज डबल करने पे क्या हो रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रही है वाटर के केस में। ओके, इफ द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल, द हीट ऑफ रिएक्टेंट्स इज आल्सो डबल। अगर हाफ करोगे तो हीट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगी, एंड गोज ऑन। जो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट में चेंज लेके आओगे, रिएक्टेंट की अमाउंट में चेंज लेके आओगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसकी अमाउंट, क्योंकि प्रोडक्ट बनना ही रिएक्टेंट से होता है। तो इट मींस जो आप रिएक्टेंट्स में चेंज लेके आओगे वही आपको हीट में चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पॉइंट है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ओके, जैसे अभी मैंने पहले बात करी कि अगर वाटर लिक्विड बन रहा है इसी रिएक्शन में, तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कुछ और है। अगर वाटर गैसेस स्टेट में बन रहा है तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कुछ और है। क्यों? क्योंकि हम ये भी मान के चलेंगे ना, जब लिक्विड से गैस बनाना है वाटर, उसके लिए भी थोड़ी बहुत एनर्जी जाएगी, और वो एनर्जी भी फिर काउंट करनी पड़ेगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में। तो उसको काउंट करने के बाद रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो यही रह जाएगी, थोड़ी कम होगी। ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव क्यों आई? क्योंकि इसमें से थोड़ी सी एनर्जी इस सॉरी इसमें से थोड़ी सी एनर्जी इस लिक्विड को गैस बनाने में भी गई है, जिसकी वजह से जब आपका वाटर गैसेस स्टेट में, आप बोलोगे कि डायरेक्ट गैसेस स्टेट में जब बन रहा है, तो उसके केस में डेल्टा एच की वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव आ रही है एज कंपेरिजन टू जब वाटर लिक्विड स्टेट में बन रहा है, क्योंकि लिक्विड से गैस में भेजने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी यूज हुई होगी। ओके, तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हीट ऑफ रिएक्शन पे। थर्ड है एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस। एलोट्रॉप अगर डिफरेंट लोगे उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कार्बन डायमंड को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करवा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाए, उस टाइम डेल्टा एच की वैल्यू ये आती है। बट अगर यही कार्बन ग्रेफाइट वाला लिया जाए, हालांकि दोनों प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ही है, तो उस टाइम क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए ये जो रिएक्शन, ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आती है उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेरिजन टू जो डायमंड के केस में आती है। ओके, तो कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म ले रहे हो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन को। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अगर आपके पास सोल्यूशन वाला रिएक्शन है, ओके, जिसमें दो सोल्यूशन इन्वॉल्व है, ओके, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन अगर चेंज होगी तो ऑब्वियस है इनमें सॉल्यूट की अमाउंट चेंज होगी, और सॉल्यूट ने तो आपस में रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बनाना। ओके, क्लियर? तो अमाउंट चेंज वाला इफेक्ट ही इसके केस में भी देखने को मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के केस में भी। और वैसे भी कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से क्या होगा, वाटर की अमाउंट भी चेंज होगी, क्योंकि आप ऑब्वियस है आप वाटर में बनाओगे ना सॉल्वेंट, तो वाटर भी थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो होगा क्या, आपकी हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होनी ही होनी है। हीट चेंजेस अकर when a solute is dissolved in a solvent to form a solution, or when a solution is diluted. Therefore, if a solution was involved in a reaction, their concentration after the heat, uh, sorry, their concentration affect the heat of reaction. Okay, तो concentration का heat of reaction पे effect आएगा ही आएगा। Okay, क्योंकि डाइल्यूशन करते टाइम भी हीट की चेंजेस होते हैं। तो कंसंट्रेशन जब आप दोनों को मिक्स करोगे, दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे, तो ओवरऑल जो मिक्सचर बनेगा, ऑब्वियस है उसका वॉल्यूम भी तो ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा होने पे जो सॉल्यूट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। ओके, और इसको डाइल्यूशन की तरह ही मान लो कि डाइल्यूशन जैसे करवाते हैं, और डाइल्यूशन में भी जैसे आपने देखा होगा, अगर कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करें पानी में डाल के तो क्या होता है, वो हीट अप हो जाता है, क्योंकि डाइल्यूशन में भी हीट इवॉल्व या इन्वॉल्व होती है। तो ओवरऑल आपके जो रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट आ जाएगा। फिफ्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो है ही है, जैसे मैंने आपको पहले बोला
The heat of reaction depend upon the temperature at which the reactants and products are taken. Okay, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्लियर। जैसे यूजुअली ज्यादातर रिएक्शन के लिए जब भी हीट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करी जाती है उसको 298 केल्विन पे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे ज्यादा और कम पे करोगे तो ये डेल्टा एच की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ओके, टेम्परेचर डिफरेंट होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियस है ये डेल्टा एच की वैल्यू भी डिफर कर सकती है। उसके बाद कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो हमें पहले पता है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज आए उसको डेल्टा एच बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई हीट चेंज आए वो डेल्टा यू में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियस है कि अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी डेल्टा एच की वैल्यू। ओके, this was the obvious point. Okay, so these were the factor on which heat of reaction depends. नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट और एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे जब कोई चीज जल रही होती है उसको हम बोलते हैं कि कंबस्टन हो रही है इसकी, ठीक। तो अगर किसी चीज की कंबस्टन हो रही है उस टाइम जो एंथैल्पी निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। ओके, सिमिलरली अगर मान लो कोई चीज बन रही है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज हैं। ओके, heat of reaction or enthalpy of reaction is a general term used for heat change accompanying any reaction. However, depending upon the nature of the reaction, कि वो combustion है, neutralization है, or you can say the enthalpy of reaction is named accordingly. उसके according enthalpy of reaction का name किया जाएगा। ओके, और कई बार क्या होता है, कई बार हम फेज ट्रांजिशन भी करते हैं, जैसे लिक्विड से गैस फेज में भेजना, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड से गैस फेज में भेजने के लिए कितनी एंथैल्पी लगी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो ऐसे हमने एंथैल्पीज को डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस रिएक्शन की एंथैल्पी है। तो अब हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या मतलब है एंथैल्पी ऑफ कंबशन का? The enthalpy of combustion of a substance is defined as heat change when 1 mole of substance is completely burnt or oxidized in oxygen. जब किसी सब्सटेंस के 1 मोल को पूरी तरह से जलाया जाएगा उस टाइम क्या चेंज आएगा एंथैल्पी का, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे मीथेन को, आप मीथेन के 1 मोल को जला रहे हो, आप इसको जलने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए वो आपने प्रोवाइड करी। ओके, तो इस दौरान आपको कितना एंथैल्पी चेंज देखने को मिला, और वो ज्यादातर नेगेटिव ही होता है क्योंकि हीट इवॉल्व भी होती है। जब भी कोई चीज जलती है तो उसमें हीट निकलती है ना। ओके, सो 1 मोल ऑफ मिथेन के जलने पे कितनी हीट निकली, दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथेन। ओके, इसमें 1 मोल के लिए ही देखना है क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 मोल कर दोगे तो ऑब्वियस है अगर सब्सटेंस जिसको जला रहे हो वो डबल कर दिया आपने तो उससे हीट भी तो डबल निकलेगी। ओके, इसलिए बट आपने यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे डेफिनेशन में ही मेंशन कर दिया कि जब आप किसी सब्सटेंस के 1 मोल को जलाओगे और ऑक्सीजन आपने सफिशिएंट देनी है उसको कि उसकी कंप्लीट कंबस्टन हो जाए। क्योंकि आपको पता है अगर आप जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की बात करें, ठीक, तो इट मींस कार्बन की हीट ऑफ कंबस्टन अगर लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लोगे फिर तो ये आएगी, और अगर हाई अमाउंट में ऑक्सीजन लोगे, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन लोगे, तब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो ये आएगी। ठीक है, बट आप बोलोगे ये कैसे चेंज हो गया कि यहाँ पे दोनों में तो 1 मोल ऑफ कार्बन था तो हीट ऑफ कंबस्टन तो दोनों के केस में सेम आनी चाहिए थी, पर आप ये भूल रहे हो कि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्टन हुई है कार्बन की क्योंकि आपने ऑक्सीजन उसको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं दी थी। तो तभी यहाँ पे डेफिनेशन में भी ऐड कर रखा है कि उसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी देनी है। ओके, अदरवाइज उसकी इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी तो उस टाइम जो हीट निकलेगी उसको हीट ऑफ कंबस्टन नहीं बोल सकते आप। जैसे कार्बन के लिए हीट ऑफ कंबस्टन आप इसको नहीं बोल सकते, हीट ऑफ कंबस्टन कार्बन की ये है, ये नहीं है। ओके, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल, कार्बन मस्ट may be oxidized to carbon monoxide or carbon dioxide. The heat evolved in the two cases are different. जैसे ये दे रखे हैं, complete oxidation means
oxidation to carbon dioxide, not to carbon monoxide. So therefore heat of combustion of carbon is this, not this. Okay. उसके बाद आता है स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी ऑफ कंबशन. क्या होता है? ये तो हमने हीट ऑफ कंबशन पढ़ लिया. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन में आपने क्या करना है, आपने स्टेट्स को स्टैंडर्ड रखना है. जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में लेने हैं. ओके. Standard enthalpy of combustion is the amount of heat evolved when 1 mole of substance under standard conditions, जब वो standard conditions में रखा हुआ है, इतना temperature इतना pressure, is completely burned to form the products also under the standard condition. जो product बने वो भी standard condition पे हों. ओके. इसको आप क्या करोगे, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे? जैसे इसके लिए इसकी सिंपल आप यूज करते हो डेल्टा एच सी. हीट ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे ये वाला सिंबल यूज करते हो, डेल्टा और पैरों में सी लगा देते हो. स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा. सिंपल क्या रखना पड़ेगा, डेल्टा सी एच नॉट, यहाँ पे ऊपर नॉट लगाना पड़ेगा, जीरो. ओके. या जहां भी आपके ऊपर यहाँ पे जीरो लिखा दिख जाए, इट मींस वो स्टैंडर्ड चेंज की बात कर रहे हैं, जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड ले रहे हो. ओके. जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन, मतलब जब इसका 1 मोल स्टैंडर्ड स्टेट में लोगे और उसको बर्न करोगे और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में ही बनेंगे, उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ओके. दैट इज कॉल्ड एज, जैसे इसका 1 मोल लेना है, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी, उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना वाटर बनेगा, वो आपका मैटर नहीं है. बस ये जो बनेगा दैट शुड बी एट द स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए, और इसका आपने 1 मोल लेना है, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन वाला. उस टाइम जो हीट चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ओके. तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ठीक. आगे हमने ऐसे ही, जैसे आगे आपके पास नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है? The enthalpy of formation of a substance is defined as heat change, that is heat evolved or absorbed. क्योंकि हो सकता है सब्सटेंस बनते टाइम हीट निकले, या हो सकता है देनी भी पड़ सकती है. ओके. When 1 mole of this substance is formed, जब उस सब्सटेंस का 1 मोल बनाना है आपने, from its elements, उसके एलिमेंट से. जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए क्या यूज करना है, कार्बन और ऑक्सीजन, उसको एलिमेंटल स्टेट में लेना है आपने. जिन भी एलिमेंट से वो बना है वो पर्टिकुलर कंपाउंड, उसको उसकी एलिमेंटल स्टेट से बनाने में कितना हीट चेंज लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. When 1 mole of this substance is formed from its elements under given conditions of temperature and pressure, and it is represented by delta एफ एच. एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मेशन. एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी. ओके. और अगर टेम्परेचर और प्रेशर आप क्या करो, स्टैंडर्ड कर दो, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर कर दो और 1 बार प्रेशर कर दो, और तब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाने के लिए कितना हीट चेंज आ रहा है उसको नोट करो. उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, -393.5 किलो जूल पर मोल. मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनसे वो बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, उसके एलिमेंट्स से बनाने में कितनी एनर्जी लगती है, एनर्जी चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. जैसे यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बनने के लिए 1 मोल चाहिए कार्बन सॉलिड का, 1 मोल चाहिए ऑक्सीजन गैस का, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड स्टेट से बनाना है ना इसको, अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करोगे तो. ओके. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब कार्बन जो लेना है दैट शुड बी एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, उसकी सबसे स्टेबल फॉर्म लेनी है. एंड सेम टू द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे गैसेस स्टेट में होता है. तो कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस लेके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितनी एंथैल्पी चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके. क्लियर. अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना जरूरी है. जैसे the enthalpy change of the reaction given below does not represent the standard enthalpy of formation. जैसे वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो ये होनी चाहिए, अब यहाँ पे बोला है कि नहीं ये नहीं है. क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर बना रहे हो आप, आपको पर मोल के लिए देखना है. ठीक है. तो अगर 2 मोल ऑफ वाटर बनने के लिए इतना हीट चेंज आ रहा है तो 1 मोल के लिए कितना आता, इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करनी पड़नी है.
अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी हाफ करना पड़ रहा है, तो इसकी जो हाफ वैल्यू है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। ओके क्लियर? दिस इज बिकॉज, आगे आगे मैं रीजन पढ़ ही देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा पढ़ने पे समझ आ जाएगा। दिस इज बिकॉज 571.6 kilojoule of heat is evolved when 2 mole of H2O are formed from the elements, all substances being taken in the standard state. Thus, the heat evolved for 1 mole of liquid water is formed from its element would be, अगर 1 मोल बनता तो उसके लिए कितनी होती, इसका हाफ, 2 मोल के लिए जितनी है उसका हाफ। So hence standard enthalpy of formation of liquid water is this. Okay. Similarly, जैसे मान लो आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना, आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं तो भी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन की जो वैल्यू है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो ये आती है, और इसमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना है। इट मींस यही कैल्शियम कार्बोनेट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? नहीं जी। क्यों? मैंने क्या बोला था कि जो कंपाउंड बनाना है उसको उसके एलिमेंट से बनाना है। उस टाइम जब उसको उसके एलिमेंट से बनाओगे, जितने भी एलिमेंट्स उसमें से मौजूद हैं उन्हीं उनको प्योर स्टेट में लेके उनकी हेल्प से आपने उसको बनाना है। उस टाइम जो हीट चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, जैसे द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों नहीं? क्योंकि दिस इज बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट शुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, नॉट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अदर कंपाउंड से बनाया जा रहा है। हमने क्या करना है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाओ फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट से बनाना है, उनकी एलिमेंटल फॉर्म से। ओके, तो इट मींस कैल्शियम कार्बोनेट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकलेगी, उसका मतलब क्या है, जब एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 3/2 मल्टीप्लाई बाय O2 करके 3 आ जाएगा ना, 3/2 into 2O, it is equal to 3 oxygen. Okay, 1 carbon, 1 calcium, 1 carbon and 3 oxygen, जब ये कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जिन एलिमेंट से बना है उनको एलिमेंटल स्टेट में लेके उनसे जब आप कैल्शियम कार्बोनेट बनाओगे, उस रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और कई बार ऐसा भी होता है, थर्ड पॉइंट में यही बात करने वाले हैं, कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है। अब आप क्या कहोगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन को 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाओ, 1 मोल ऑफ मीथेन बनेगा। ओके, मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, इसलिए आपने कार्बन और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड स्टेट में लिया, एलिमेंटल फॉर्म में लिया, उससे आपने मीथेन बना दिया। तो अब इसमें जो चेंज आएगा वो हम नोट कर लेंगे, वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन होगा। लॉजिकली इट इज ट्रू, बट एक्चुअल में मीथेन ऐसे बन नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म मीथेन लाइक दिस। तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा आपको, उस टाइम आपको कुछ कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उनकी हेल्प लेनी होती है मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए, जो हम आगे हेस लॉ में पढ़ेंगे। ओके, इन मैनी केसेस द हीट ऑफ फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली। Similarly, methane cannot be made directly from carbon and hydrogen. In such cases, the heat of formation is calculated from other heat of reactions. इसमें हम कुछ और reactions की heat of reaction use करेंगे और उसकी calculation कर के by using Hess law उसको calculate किया जाएगा कि methane की heat of formation क्या होगी। उसके लिए हमने आगे Hess law पढ़ना है, ये बात की बात है। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, मतलब जब आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाना हो फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, ये नहीं कोई और कंपाउंड लेके उसको बना दो ना। ओके, और यहाँ पे आगे एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकल सकता है। मान लो आपने किसी भी रिएक्शन का, ये नहीं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, वैसे मान लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज करके। उसके लिए क्या करते हैं हम, मान लो आपने कोई रिएक्शन लिखा A + B इज गोइंग टू गिव C + D, आपने इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी, तो वो कैसे निकल सकती है, उसके लिए आपको C D B A ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं,
इन चारों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। इन चारों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज करके आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर कैसे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, जैसे यहाँ पे सी और डी प्रोडक्ट थे ना, तो सी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है और डी की एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या है। जैसे इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्स है और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाई है मान लो, इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का सम क्या बता रहा है हमें, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये बने किससे हैं, रिएक्टेंट कौन कौन से लिए, ए और बी। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ले लो, लेट अस इसकी पी है और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यू है, उन दोनों का सम कर लो। इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम क्या हुआ, पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर देना है। मतलब x प्लस वाई से माइनस कर देना है p प्लस क्यू को। x प्लस वाई क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, p प्लस क्यू क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब इन दोनों को माइनस करके कैलकुलेट कर लोगे, जो आपका आंसर आएगा दैट विल गिव यू द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, ये जो पीछे डायग्राम करा था मैंने आपको, ये वाला डायग्राम समझाया था, ये वाला सेम लॉजिक ही है कि इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी थी। तो इसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से उनकी ज्यादा एंथैल्पी होती है। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच, विच विल बी दी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने हैं उस टाइम क्या एंथैल्पी चेंज आएगा, वो उससे वो पता लग जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी हो, ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, आपके पास प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो, तो उन दोनों का डिफरेंस अगर कर लो तो आपके पास किसी भी रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंस है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज कहाँ पे करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। ओके, सो दैट्स इट। आगे आपके पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, कई तरह के एंथैल्पीज हैं, ये आगे हम फर्दर कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।